मैं एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ भारत स्किल के, जो कि इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज हैं। मैंने 100 तक बढ़ा दिए हैं, उसके बाद मैं 101 से पढ़ाऊंगा। ठीक है, 100 से कोशिश रहेगी कि 200 से ज़्यादा क्वेश्चन इस वाली वीडियो में हो जाएं। ठीक है, कम समय है मेरे पास क्योंकि मैं वीडियो जल्दी में बनाऊंगा। ओके, और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, डिस्कशन नहीं बताऊंगा क्योंकि डिस्कशन में क्या होगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया करूंगा। ठीक है, अभी क्या है, आप बस फोकस रखना कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा आंसर तुम्हारा ठीक है। क्योंकि भारत स्किल के अंदर जो आपका मतलब जो आपका CITS का जो बनता है, मतलब ITI का जो CPT एग्जाम होता है, उसके अंदर जो ऑप्शंस आते हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्वेश्चन चेंज नहीं होता है। मतलब कि जो सामने लिखा है वही मिलेगा आपको, ऊपर नीचे हो सकता है। बस आपको फोकस करना है, बस क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर देखो, उसका आंसर पे टिक लगाओ। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, तो देखो पहला जैसा क्वेश्चन कहा गया है, पहले में क्या गया है, वेयर DC कंपाउंड मोटर आर प्रेफर्ड, मतलब DC कंपाउंड मोटर को कहां पर प्रेफर किया जाता है। तो कहां पर किया जाता है, जहां पर क्या हो, कांस्टेंट स्पीड हो और वेरिएबल लोड हो। ओके, डी ऑप्शन। अब देखो ये है कंपाउंड मोटर, तो इसमें क्या था, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट कंपाउंड होता है। सीरीज वाइंडिंग देखो क्या है, सीरीज वाइंडिंग यदि आर्मेचर के पैरेलल में शंट वाइंडिंग होने के बाद सीरीज में करंट होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, तो वो कौन सा, शॉर्ट शंट कंपाउंड होगा। और यदि सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में करंट होने के बाद शंट फील्ड वाइंडिंग क्या हो, उनके पैरेलल में करंट हो जाए, तो उसको लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। दो प्रकार के कंपाउंड मोटर इफेक्ट जनरेटर होते हैं। ओके, 102 में देखिए, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर ऑफ DC मोटर। देखो DC मोटर के अंदर स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है, तो उसमें करंट को लिमिट करने के लिए होती है। क्या, लिमिट द करंट। ओके, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो करंट लिमिट हो जाएगी। ओके, तो 102। अब देखो 103 में क्या होगा, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग। देखो आर्मेचर वाइंडिंग आपको टेस्ट करना है, तो आप किसका प्रयोग करोगे, मैंने बता रखा ग्राउलर का। किसका, ग्राउलर का प्रयोग करोगे। 103 का बी। अब 104 में देखिए कि वाई द होल्डिंग कॉइल ऑफ ए 3 पॉइंट स्टार्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द शंट फील्ड वाइंडिंग। इसका मतलब ये है, देखो ये वाला जो आपको दिखा रखा है ना चित्र, ये आपका पेपर में नहीं आने का, ये तो मैंने अपने दूर से लगा रखा है आपको समझाने के लिए। ओके, आपका ये क्वेश्चन आएगा बस केवल। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 पॉइंट स्टार्टर का ये चित्र दे रखा है, मतलब 3 पॉइंट स्टार्टर कि जो NVC कॉइल होते हैं, जो होल्डिंग कॉइल, ये वाली होल्डिंग कॉइल होती है, यहाँ पर देखिए ये वाली होल्डिंग कॉइल होती है। इसके किस श्रेणी में, देखो होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रेणी में ही क्यों जोड़ा जाता है, मतलब ये शंट फील्ड वाइंडिंग जो है, इसके देखो सीरीज में इसको क्यों जोड़ा जाता है, ऐसा कहना चाह रहा है, इसे क्यों जोड़ा जाता है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको पता है तो आप टिक करिए, नहीं तो आप देखिए, देखो क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर क्या होगा कि यहाँ से जो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, टू लिमिट, देखो टू लिमिट द लोड करंट, लोड करंट को लिमिट करने के लिए नहीं कर सकते। टू मोटर एट लो स्पीड, बिल्कुल नहीं। टू होल्ड द होल्डिंग कॉइल, ये भी नहीं। इसमें ऑप्शन क्या, टू प्रोक द मोटर फ्रॉम द हाई स्पीड। इसका डी आंसर आएगा, 104 का डी आंसर। देखिए 105 में क्या आएगा, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू चेंज द DOR, मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए DC मोटर विदाउट चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं करनी है और उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा कौन सा मेथड बढ़िया होता है। तो उसमें जो मेथड होता है वो चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन, चेंज आर्मेचर करंट शंट फील्ड, चेंज द करंट इन आर्मेचर शंट। तो इसका पहला आंसर होगा कौन सा, पहला 105 का पहला आंसर। 106 देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ NVC कनेक्टेड इन सीरीज विद द फील्ड इन 3 फेज सिस्टम, मतलब 3 पॉइंट स्टार्टर के जो क्षेत्र के साथ श्रेणी में जुड़े NVC का उद्देश्य क्या होता है। अभी देखो आपको दिखाया था चित्र पीछे, NVC किस में जुड़ी हुई थी, शंट फील्ड वाइंडिंग में, लेकिन यहाँ पर अब देखो क्या, सीरीज, कौन सा, NVC सीरीज में किसके, फील्ड के क्यों जुड़े था। तो अब देखो ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, टू इंप्रूव द टॉर्क, नहीं। रिड्यूस द फील्ड करंट, नहीं। टू डिक्रीज द बैक EMF, नहीं। टू प्रिवेंट द इंक्रीज द स्पीड। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन होगा डी। इसका ऑप्शन क्या होगा, टू प्रिवेंट द इंक्रीज द स्पीड। ओके, ये दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन। अब देखो 107 क्वेश्चन देखिए कि विच टाइप ऑफ DC मोटर इज यूज्ड टू सडनली एप्लीकेशन इन हैवी लोड, मतलब कि सडनली हम लोड को बढ़ाएं घटाएं तो ऐसी कौन सी मोटर होगी जिसे हम प्रेफर करेंगे, तो कम्युलेटिव वाली होती है। कौन सी, कम्युलेटिव। 107 का डी।
कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। अब 108 देखिए, 108 में कहा है विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज्ड इन द फूड मिक्सचर मोटर, मतलब कि फूड मिक्सचर मोटर के अंदर स्पीड कंट्रोल का कौन सा मेथड होता है? तो कौन सा मेथड होता है? सीरीज, कौन सा? सीरीज टेप्ड मेथड, सीरीज टेप्ड मेथड। तो देखो 108 का क्या होगा? सीरीज फील्ड टेप्ड मेथड। ओके, अब देखिए 109 क्वेश्चन, 109 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि विच स्पीड कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड्स ए स्मूथ वेरिएशन ऑफ स्पीड फ्रॉम 0 टू अबोव नॉर्मल, मतलब कि कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य और सामान्य से अधिक गति एक समान बदलाव पर प्रदान करता है। तो देखो वो होता है वार्ड लियोनार्ड मेथड। कौन सा? वार्ड लियोनार्ड मेथड। अब ये होता कैसा है एक बार देख लो। देखो इस प्रकार का वार्ड लियोनार्ड मेथड होता है। मैं थोड़ा सा समझा दूं। देखो क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है ये। इसे जब चलाते हैं तो इसकी शाफ्ट से क्या होता है? डीसी जनरेटर कनेक्ट होता है। तो डीसी जनरेटर को क्या कहते हैं? जिसका फील्ड वाइंडिंग होती है उसको बाहर से हम क्या करते हैं? एक्साइटेड करते हैं, वेरी। तो यदि हम फील्ड वाइंडिंग के करंट को वेरी करेंगे तो इसमें जो जनरेटिंग ईएमएफ है वो वेरी हो जाएगा। उसी के वेरी का मतलब बदलेगा। उसी बदले वोल्टेज को जो दूसरा मोटर होगा, डीसी मोटर, उसको देते हैं। देने पर क्या होगा कि, और यहाँ पर क्या है, इसकी अलग से सेपरेटली फील्ड वाइंडिंग होगी। ठीक, तो इधर जो कांस्टेंट वोल्टेज तो यहाँ वेरी कर सकते हैं, इस वाली वोल्टेज को भी वेरी कर सकते हैं यहाँ से वेरी करके, और इसकी स्पीड को कैसे यहाँ से वेरी कर सकते हैं, फील्ड को चेंज करके इसकी स्पीड को भी वेरी कर सकते हैं। तो ये है मतलब नॉर्मल और अधिक दोनों प्रकार की जो स्पीड है यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा अरेंजमेंट जो दिखा रखा है कि मोटर जनरेटर सेट का, ये इतना जो सेक्शन है वो मोटर जनरेटर सेट का है, और इतना सेक्शन जो है वो ड्राइव है, क्या? डीसी ड्राइव मोटर। ओके, अब देखो 110वां क्वेश्चन कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेप स्ट्रिंग वाइंडिंग। इसका मतलब क्या है कि कहना चाह रहा है वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है वार्प द कंडक्टर। ए सी आंसर। अब 111 देखिए, 111 में विच टाइप ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग इज द फ्रंट पिच इज ग्रेटर देन द बैक पिच। इसका मतलब फ्रंट पिच यदि देखो फ्रंट पिच को YF कहते हैं, YF। यदि YF ज्यादा हो जाए बैक पिच से, ग्रेटर देन YB से, तो ध्यान रखना ये क्या होती है? ये होती है रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। कौन सी? रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। ठीक है, और यदि इसके अपोजिट हो जाए तो कौन सी होती है? प्रोग्रेसिव। तो 111 का ध्यान रखना, डी आंसर है। देखो ये होती है प्रोग्रेसिव। रिट्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर देखना थोड़ा सा, यहाँ पर एक कंडक्टर यहाँ से लिया, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, यहाँ से इस प्रकार से मैंने लिया। लेने के बाद अब देखो यहाँ से इस प्रकार से जाने के बाद, इस प्रकार से जाने के बाद ये अगले वाले कम्यूटेटर से क्या है? अटैच हुआ है। ध्यान रखना, यहाँ से जाने के बाद ये अगले वाले से अटैच हुआ है, तो ये प्रोग्रेसिव है। और रिट्रोग्रेसिव में क्या होगा? देखो यहाँ पर, यहाँ से इस प्रकार से लिया, इस प्रकार से जाने के बाद ये क्या आ गया? देखो ए उसके आगे नहीं, उसके पीछे वाले से अटैच होगा। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया था, उसके जस्ट पीछे वाले अटैच होगा, तो मतलब रिट्रोग्रेसिव होगा। अगर आगे अटैच होता है कम्यूटेटर सेगमेंट से तो प्रोग्रेसिव, पीछे अटैच होता है तो रिट्रोग्रेसिव। ओके, तो देखो 112 में क्या होगा? व्हाट रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कोर मटेरियल ऑफ VA रेटिंग। अब यहाँ पे देखो VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या कम करता है? तो ऐसी कौन सी चीज है जो उसके क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या करता है? बताओ। यदि आपको इसका आंसर पता है तो बताओ, वरना इसका आंसर क्या है? सी। क्या है? हाई एलो स्टील। अब देखो 113 में क्या कहा है कि 4 ध्रुव की मोटर में के आसनन मतलब पास वाले जो ध्रुव के विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त की जाती है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? कि इसमें क्या ना, करंट को अलग अलग करेंगे। क्या? मेकिंग द करंट फ्लो डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, अब देखो 114 कि व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ द वाइंडिंग रिवाइंडिंग। मतलब ये जो प्रोसेस दिखा रखा है रिवाइंडिंग का, ये कौन सा होता है? इसमें कहता है वेजेस को हटाया जाता है, ऐसे करके डाल के इसे और हथौड़े से मार के इसके अंदर के जो वेजेस है उनको हटाया जाता है। तो इसका क्या होगा? रिमूव द वेजेस। ओके, अब देखो 115 में क्या होगा? विच मतलब यहाँ हिंदी पढ़ते हैं कि वाइंडिंग में उपयोग किए जाने वाले कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर नमी को ना सोखने वाली और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है। बताओ ऐसी कौन सी होती है जो अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? तो वो कौन सा पेपर होता है? मिलीनेक्स पेपर होता है। कौन सा? मिलीनेक्स पेपर। अब 116 देखिए
कि किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्र नीचे दिया गया है। तो ये किस प्रकार की वाइंडिंग का है बताओ, ट्रिपल एक्स होगा, डबल एक्स होगा, प्रोग्रेसिव होगा, ये रेट्रोग्रेसिव। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ लिया, इस प्रकार से जाने के बाद ये इधर से जाने के बाद अगले वाले से अटैच है, मतलब कौन सा होगा, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव देखो 117 है। अब ये कैलकुलेट करनी है इसकी स्पीड को, क्या करना है, इसकी स्पीड को क्या कहें, एवरेज पिच, सॉरी एवरेज पिच को कैलकुलेट करना है। बस इसको ध्यान रखना। देखो इसको फॉर्मूला में नेक्स्ट वाले में बताऊंगा, वरना बताने के लिए तो क्या होता है, देखो फैब फॉर्मूला कहता है वाई पी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और वाई एफ आ जाएगा, वाई एफ और वाई बी, और उसके बटे में 2 आ जाएगा। तो ये होती है एवरेज पिच। मैं बता ही देता हूं आपको, चलो एवरेज पिच का फॉर्मूला होता है वो जस्ट इसके इक्वल क्या होता है, इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होगा P प्लस माइनस के 2 बाय m। ठीक है, क्या प्लस माइनस के 2 बाई m, एक ये होता है। ठीक है, तो इससे निकलता है। तो इसका आंसर आप देख लेना क्या आएगा। वैसे मैं बता दें 117 का आंसर क्या आएगा, इसका बी आएगा। 117 का बी आंसर ध्यान रखना। अब 118 देखिए, 118 में क्या होगा, विच टाइप ऑफ टेस्ट इंस्टॉल्ड बाय द आर्मेचर आफ्टर रिवाइंडिंग। मतलब ये जो है ना किस प्रकार के टेस्ट को बताने का कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश। देखो यहाँ पर जब ग्राउलर दिखा रखा है ये, उसमें आर्मेचर वाइंडिंग, और इस प्रकार के जब हम हेक्सा ब्लेड को उसके पास रखते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट को दर्शाता है, किसको, शॉर्ट सर्किट को। तो बी आंसर है 118 का। अब 119 में देखिए, वार्निश से पहले नए रिवाइंडिंग आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है। तो बताओ क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके मॉइस्चर को क्या करते, कम करते। 119 का ए। अब 120 देखिए, हाउ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन डीसी कंपाउंड मोटर इज चेंज। तो बताओ कैसे चेंज करेंगे। मैंने क्या बताया था, आर्मेचर का सबसे अच्छा मेथड होता है बाय चेंजिंग द आर्मेचर मेथड, यही होगा 120 का ए आंसर। अब 121 देखिए, 121 में क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीसी शंट मोटर इफ सप्लाई टर्मिनल आर इंटरचेंज। बताओ क्या होगा कि डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों का आपस में बदल दिया जाए। इसके आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा बताओ, कि रन एट स्लो स्पीड नहीं, रन एस हाई स्पीड नहीं, रन इन द सेम डायरेक्शन। बिल्कुल सप्लाई टर्मिनल को सेम रखेंगे तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होने की। 121 का सी। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, आप एक बार वीडियो को देख लोगे 2x पे करके जो है ना, इसको कई बार देखना, ये क्वेश्चन आपके रट जाएंगे। अब देखो यहाँ पर, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा। तो बताओ तो गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा। स्टॉप हो जाएगी, नहीं। मोटर रन करने लगेगी नॉर्मली, बिल्कुल नहीं। रन एट स्लो स्पीड, नहीं। रन इज वेरी हाई स्पीड, बिल्कुल। तो वो क्या, बहुत तेजी से घूमने लगती है। 122 का डी। अब देखो क्या है 123 का। 123 में क्या करें, शून्य भार से फुल लोड पर डीसी शंट मोटर की गति कम होने के कारण क्या होता है। बताओ ये कारण क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन का कारण होता है, किसका होता है। अगर आपको आंसर पता है तो बताइए, वरना मैं बता दे रहा हूं। देखो इसके अंदर क्या होता है, आर्मेचर ड्रॉप होने लगता है। जैसे हम लोड बढ़ाएंगे तो आर्मेचर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होने लगता है। तो इसका आंसर क्या है, 123 का सी। 124 देखिए, अब आपको देखो वही ग्राउलर दिखा दिया, आर्मेचर दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रखा है, वाइंडिंग ओपन है या शॉर्ट है, इस प्रकार का मतलब ये टेस्ट किया जाएगा। तो ये किसका होता है, यदि देखो ये एमीटर लगा हुआ, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, या फिर एमीटर यहाँ लगा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हो जाएगा ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, और यदि उसके ऊपर ब्लेड आपको दिखाया जाए तो वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। 124 का। अब यहाँ देखिए 125 का क्या है, कैलकुलेट करनी है 3 फेज के लिए क्या, स्लिप का फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बता रखा है। स्लिप का फॉर्मूला NS, देखो स्लिप का नहीं, स्लिप स्पीड का है। किसका, स्लिप स्पीड का फॉर्मूला होता है NS माइनस NR। तो आप देखो NS माइनस NR कहां पे है, पहला ऑप्शन ये NS माइनस NR है। तो यही आंसर 125 का ये आंसर। ठीक, अब आप देखिए ये बताया, ये देखो क्या है, ये कंट्रोल सर्किट है। व्हाट इज द कंट्रोल, किस प्रकार का कंट्रोल सर्किट है। मैंने आपको बताया था ये इंचिंग टाइप का होता है, जितने भी इस प्रकार के हैं वो सब इंचिंग कंट्रोल है। 127 देखिए, 127 में इलेक्ट्रिकल डिग्री मैंने आपको बता रखी है। इसमें क्या 3 फेज एसी मोटर का स्टार्टर है, उसमें कैलकुलेट करनी है कि इलेक्ट्रिकल डिग्री को। इलेक्ट्रिकल डिग्री 2 प्रकार से मैंने बता रखी है। देखो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर P/2 थीटा मैकेनिकल, P/2 इंटू में थीटा मैकेनिकल आ जाएगा, थीटा
मैकेनिकल, यहाँ पर मैकेनिकल लिख लेना। एक तो ये होता है अगर ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में नहीं है। देखो 180 आ रहा है, मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर 180, 180 इंटू में 180 में इंटू में पी आ जाएगा। पी मतलब पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स की संख्या, मतलब कि डी आंसर होगा इसका। कौन सा डी आंसर होगा, 27 का डी आंसर। अब 128 देखिए, 128 में क्या करा है कि नाम बताइए ये किस प्रकार का है। देखो इसमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर लग रहा है, तो ये स्टार्टर कौन सा हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का बी, 128 का बी। अब 129 देखिए, 129 में क्या कहना चाह रहा है कि फॉर्मूला बताइए सिंक्रोनस स्पीड का। तो सिंक्रोनस स्पीड का मैंने बहुत बार बता रखा है, 120 F/P होता है। तो 129 का ए। ठीक, 130 बताइए कि व्हाट इज द फ्यूज रेटिंग ऑफ 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो देखो फ्यूज रेटिंग का मतलब क्या होगा, इसकी करंट रेटिंग बतानी है। करंट रेटिंग का मतलब क्या था, P/V होता है। क्या होता है, P/V। देखो 10 HP पे है, कितने 10 HP मतलब 3 फेज के लिए है ये, क्या 3 फेज के लिए √3 आ जाएगा। और यहाँ पावर क्या है, HP को पहले पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, वोल्टेज 415 आप यहाँ पर रख देना, ठीक है। और 10 में गुणा कर देगा 735.5। जब आप इसकी पूरी गुणा करके यहाँ पर ऊपर रख दोगे P की वैल्यू पर, V की वैल्यू कितने 415 रख दोगे, √3, इन सब की कैलकुलेशन करके I की वैल्यू आ जाएगी। जो भी I की वैल्यू आएगी उसमें 1.5 कितना 1.5 से गुणा कर देना, क्योंकि फ्यूज रेटिंग 1.5 गुना ली जाती है। ओके, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन आंसर क्या आएगा इसका, फिर 25 आएगा। कौन सा 25 आंसर आएगा, 130 का सी आंसर, ध्यान रखना। 131 देखिए कि संपर्क का नाम क्या है, मतलब ये वाला ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर होता है। क्या होता है ये ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर, तो सी आंसर है, सी आंसर 131 का सी। अब देखिए 132, अब ये किस प्रकार की वाइंडिंग है बताओ। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ द एसी मोटर स्टार्टर वाइंडिंग, ये किस प्रकार की वाइंडिंग होगी। तो ये सिंगल लेयर की होती है, किसके सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग होती है। चित्र को ध्यान रखना, आंसर लगा के आ जाना। अब 133 का देखिए क्या कहना चाह रहा, फॉर्मूला कैलकुलेट करो आप स्लिप का, परसेंटेज स्लिप का, सॉरी परसेंटेज स्लिप का 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो क्या NS माइनस के NR/NS होता है, NS माइनस के NR/NS माइनस के NS माइनस के NR/NS, ठीक है। तो यही आंसर है किसका, 133 का ए। अब देखो ये वाला, ये कौन सा, ये भी क्या है, इंचिंग सर्किट है। आपको जितना भी इस प्रकार के दिखाई दे वो सब इंचिंग सर्किट है। मतलब इंचिंग का मतलब होता है कंट्रोल करने वाला, जहां पर लोड वेरी हो रहा हो। ओके, अब यहाँ देखो 135वां क्वेश्चन, कौन सा 135वां क्वेश्चन का 3 फेज मोटर की वाइंडिंग के बीच का, सीधी सी बात है कितना कोण बनता है, 120 डिग्री का। अब देखो 136, अब ये क्या है, ये स्लिप रिंग है। मैंने कई बार बता रखा है, ये रिप्रेजेंट किसको होगा, स्लिप रिंग को कर रही है, मतलब कि डी आंसर होगा इसका। 136, ये किस प्रकार की वाइंडिंग है। देखो ये वाइंडिंग इधर गई, इधर से जाने के बाद इधर चलेगी, मतलब कि एक दूसरे कनेक्ट है। ये तो ये वोल रूप ले रही है, कैसी वोल रूप ले रही है, मतलब कि वोल कोइल वाइंडिंग है। 138 का बी आंसर। अब ये देखो किस प्रकार की लग रही है, ये देखो इस प्रकार कैसा लग रहा है, सब डायमंड लगा रखे हो छोटे छोटे से। तो ध्यान रखना इस प्रकार की वाइंडिंग क्या होती है, डायमंड वाइंडिंग होती है। कौन सी, डायमंड देख लो, डायमंड का लिख रहा है यहाँ पे, है डायमंड मैश शेप्ड वाली वाइंडिंग। 138 का डी। अब 139 देखिए क्या होगा कि विच टाइप ऑफ सिंक्रोनस स्पीड 3 फेज इंडक्शन मोटर। सीधी सी बात क्या कर रहा है, स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड की विच स्पीड इज कॉल्ड द सिंक्रोनस स्पीड इन द 3 फेज मोटर। हाँ, ये कहना चाह रहा है कि सिंक्रोनस स्पीड कौन सी होती है मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर। भाई वो जो सप्लाई देने पर रोटेट करती है स्टेटर में, वही तो होगी। क्या होती है, रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है वही होती है। तो मतलब सी आंसर है, 139 का सी आंसर। 140 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल, ये किस प्रकार का है। देखो यदि इस प्रकार का बॉक्स दिखाई दे वो स्टार्टर होगा, लेकिन ये जो अंदर का पार्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा कि स्टार्टर कौन सा है। अब ये जो गोल गोल दिखा रखा है ये होता है ट्रांसफॉर्मर का सिंबल, किसका, ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर है। 140 का बी आंसर। अब देखो ये, इसमें ध्यान रखना ये पूरा चित्र है, भारतीय स्किल के अंदर इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर आप ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है, वायर गाइड्स, इसे क्या कहते हैं, वायर गाइड्स। ओके, 141 का सी आंसर। अब 142 देखिए, 142 में कितने 6 पोल दे रखे हैं, विद्युत डिग्री आपको बतानी है। तो वही बताया ना मैंने, 180 इंटू में पी बताया था। अब 180 का मतलब 18, 118 मतलब 180 और पी मतलब कि 6, 18 का 108, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। 143 देखिए, 143 में क्या आएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज पर पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो आप देखो वैल्यूज को इसमें रखें, 3 फेज मोटर कितने पोल दिए हैं, 2। देखो कितने दिया, 24 स्लॉट्स दिए हैं और 12 कॉइल दिए हैं।
तो आपको क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कोइल पर पोल पर फेज, मतलब कोइल, ये कोइल कह रहा है पर पोल और पर पेज, ये चीज कहना चाह रहा है। ठीक है, इनकी वैल्यू यहां पे रख दो और जो भी आंसर आएगा वो कितना आंसर आएगा, वो आएगा 4 आंसर, डी। 144 देखिए, अब देखो स्टार्टर है लेकिन यहाँ पे अंदर क्या बनना है, स्टार और डेल्टा दोनों बनने हैं, मतलब कि स्टार डेल्टा स्टार्टर होगा, 144 का ए। अब 145 देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पिच। अब देखो यहाँ पे क्या है, पिच फैक्टर, ये केवल पिच फैक्टर कहा है। पिच फैक्टर क्या होता है, वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। कौन सा, वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच, पिच फैक्टर होता है। 145 का बी आंसर। अब 146 देखिए, 146 में क्या कहा कि पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट्स के समांतर में कैसे मापा जाता है, तो कैसे मापेंगे, तो सी आंसर है इसका। क्या देखो, नंबर ऑफ स्लॉट्स इन स्टेटर बटे में क्या जाएगा, नंबर ऑफ पोल्स, ये इसका आंसर है सी, 146 का सी आंसर। अब 147 देखिए, कोयल की औसत परिधि की गणना करिए। इस सूत्र को याद रखना, कोयल की औसत परिधि का सूत्र क्या होता है, ये एल इन एल आउट अपॉन 2। अब यहां देखिए 148 के 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है और 6 पोल दिए गए हैं। 3 फेज मोटर की स्पीड ज्ञात करनी है, वो 120 एफ अपॉन पी से आप ज्ञात कर लोगे, तो इसका आंसर कितना, 120 एफ मतलब इतना अपॉन पी, मतलब पी कितना, 6, 6 दूनी 12 और 2 5 दूनी 10, मतलब 1000। ये कैलकुलेट करने 120 एफ अपॉन पी वाला जो फॉर्मूला है, पी से मैंने पढ़ा दिया है, उसमें देख के उस फॉर्मूले में इस मान को रख देना। देखो 149 क्या कहना चाह रहा है कि देखो तीन कला इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर में परसेंटेज स्लिप की गणना करनी है। आपको क्या क्या दे रखा है, देखो आपको हर्ट्ज दे रखा है, मतलब फ्रीक्वेंसी और पोल दे रखे हैं, मतलब आप क्या लगाओगे, 120 एफ अपॉन पी वाला फॉर्मूला जो मैं अभी बोल रहा था, वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, एफ अपॉन पी। इससे सिंक्रोनस स्पीड निकलेगी, क्या निकलेगी, इससे सिंक्रोनस स्पीड निकलेगी। तब आप क्या ज्ञात करोगे इसके, देखो वास्तविक क्या कह रहा है, परसेंटेज स्लिप कह रहा है, मतलब कि एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस माइनस के एनआर अपॉन एनएस, ये आपको ज्ञात करना है एनएस। ठीक है, इसके इनटू में क्या हो जाएगा, 100। तो आप एक चीज बताओ, एनएस की वैल्यू तो इस वाले फॉर्मूले से मिल जाएगी आपको, एनआर की वैल्यू दे रखी है, एनआर की वैल्यू कितनी, 960 दे रखी है। ठीक है, यहाँ रखोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देना और एनएस से क्या करते, भाग कर देना, तो जो भी कैलकुलेशन करके आएगी वो क्या आएगा, वो आएगा लगभग 4% के आसपास आएगा, शायद 4% ही आएगा। आप देखना इसका आंसर 4 यही है, सी। अब देखिए क्या होगा, व्हाट इज द रोटर। अब ये 150वां क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3 फेज की स्क्वायर इंडक्शन मोटर का रोटर की आवृत्ति क्या होगी, व्हाट इज द रोटेशन फ्रीक्वेंसी। 3 फेज इंडक्शन मोटर स्क्वायर केस की क्या होगी, सीधी सी बात है, अगर वो क्या होगा, रोटर स्थिर है तो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होती है, क्या होती है, दोनों की सेम, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, रोटर स्थिर होता है, तो जितनी स्टेटर में फ्रीक्वेंसी होगी उतने ही कटेगा, उतना ही क्या कटेगा, रोटर में कटेगा, तभी तो रिलेटिव स्पीड आएगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो इस वजह से शुरुआत में क्या होती है, इक्वल होती है, ध्यान रखना। 150 का ए। अब 151 में देखें, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है, किस प्रकार से प्राप्त होगा बताइए। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, ड्यू टू द बैक ईएमएफ प्रोड्यूस इन स्टेटर मतलब कहाँ पूछ रहा है, ये तो रोटर में पूछ रहा है, स्टेटर की बात ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन टू द रोटर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन होता ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है, किस पे काम करेगा, ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत पे। ओके, 151 का डी। 152 देखिए क्या कहना चाह रहा है कि अपने रोटर पक्ष से 3 फेज स्क्वायर का इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। अब देखो कहाँ कह रहा है, रोटर पक्ष से, रोटर से स्पीड ज्ञात करनी है, तो वो ऐसी कौन सा मेथड होगा, कैस्केड कनेक्शन होगा, बताइए कैस्केड कनेक्शन होगा, चेंजिंग पोल मेथड होगा, चेंजिंग फ्रीक्वेंसी या फिर नहीं। देखो अब यहाँ कह रहा है व्हाट इज द मैटर कंट्रोल द स्पीड 3 फेज केज इंडक्शन मोटर फ्रॉम द रोटर साइड। देखो रोटर साइड करोगे तो रोटर साइड है तो यहाँ पर स्लिप रिंग तो है नहीं, स्लिप रिंग वाला मेथड तो है नहीं, लेकिन क्या है, कैस्केड कनेक्शन है, कैस्केड कनेक्शन इसका आंसर होगा 152 का ए। अब 153 देखिए, 153 में क्या है, अवरुद्ध। अवरुद्ध माने क्या होता है कि ब्लॉक रोटर टेस्ट, मतलब
लॉस ज्ञात करने हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट से थ्री फेज इंडक्शन मोटर कौन से लॉस होते हैं। तो भाई रोटर को रोकेंगे तो करंट बढ़ जाएगी, मतलब कॉपर लॉस। 154 देखिए, 154 में कह रहे रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निश से पहले मोटर को प्रीहीट क्यों किया जाता है। बताओ क्यों किया जाता है। क्योंकि क्या इसमें क्या वाइंडिंग को वार्निश से जल्दी सुखाने के लिए, नहीं, वाइंडिंग में वार्निश के असमान प्रवाह के लिए, ये तो बिल्कुल नहीं। इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्यता बढ़ जाता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। उसके अंदर के मॉइस्चर को पहले हटाना पड़ता है, क्या वाइंडिंग परतों के बीच का नमी को हटाना पड़ता है। ओके, डी आंसर होगा 154 का डी। 155 देखिए कि एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। मतलब इंटरनल ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है शॉर्ट सर्किट। कौन सा? शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए, ध्यान रखना। अब 155 का डी। अब 156 देखिए, 156 में क्या है स्टार्टर वाइंडिंग, क्या ना स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन सर्किट फील्ड के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है। देखो ओपन मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू टेस्ट द स्टेटर वाइंडिंग। इसमें शॉर्ट और ओपन दोनों प्रकार का, शॉर्ट और ओपन ये इंटरनल ग्राउलर करता है। शॉर्ट और ओपन को दोनों क्या करता है, और वो भी किस साइड का, स्टेटर साइड का। ध्यान रखना, अगर स्टेटर साइड का है तो इंटरनल, यदि क्या रोटर साइड का है तो क्या होगा एक्सटर्नल। तो इसका क्या आंसर होगा, बी आंसर होगा 156 का। ये चीज ध्यान रखना बस, स्टेटर ध्यान रखना, स्टेटर वाइंडिंग और शॉर्ट और ओपन सर्किट, तब आपको क्या लगा इंटरनल ग्राउलर लगाना है। 157 देखिए आप, 157 तो देखिए कि एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग का उद्देश्य क्या होता है। तो थर्मल कटआउट का उपयोग क्या होगा बताओ। देखो प्रोटेक्ट फ्रॉम द हैवी लोड, थर्मल कटआउट। देखो थर्मली का मतलब क्या होगा, मतलब ज्यादा गर्म हो जाना। हैवी लोड से तो नहीं, ओवरलोड की कंडीशन तो चलो देखी जाए, ओवरलोड की ही कंडीशन होती है। हैवी लोड का मतलब कुछ नहीं होता, ओवरलोड होता है, ठीक है। अलो द कंटिन्यूअस ओवरलोड। ओके, 157 का सी आंसर। 158 में क्या हो जाएगा, देखो परिवर्तित गति पर मतलब वेरिएबल गति पर उच्च मतलब शुरुआत में बड़ा गुण प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। वेरिएबल लोड है, आपको स्टार्टिंग में अधिक लोड चाहिए तो क्या होता है, वो होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। 158 का सी। अब 160 के देखो एसी इंडक्शन मोटर है में बलागुण और स्लिप के बीच की जो होता है कर्व, वो क्या होता है। वैसे तो देखा जाए तो क्या इसमें दिखा रखा है कि स्लिप इंक्रीज होगा तो टॉर्क भी इंक्रीज होगा। वास्तव में देखा जाए तो ये आंसर नहीं होता है। शुरुआत में क्या होता है, टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, स्लिप होती है। ये इसका आंसर होता है, लेकिन भारत स्केल के अंदर जो आपका दिखा रखा है वो बी है। ओके, ध्यान रखना बी पे आंसर लगाना है आपका। 159 का बी आंसर। अब 160 देखिए, 160 में क्या करा है, यदि ओपन सर्किट में रोटर्स बार हो तो ओपन सर्किट में रोटर्स बार्स हो तो इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हो सकता है, वाइब्रेशन ऑफ द शाफ्ट, नहीं। मोटर विल नॉट स्टार्ट, क्या है, रोटर्स बार्स ओपन होंगी तब क्या होगा, ओवरहीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 160 का डी आंसर। 161 विच टाइप ऑफ वायर इज यूज्ड टू रिवाइंडिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो किस प्रकार की सुपर इनेबल्ड का प्रयोग करते हैं। 161 का ए। अब 162 देखिए, 162 में क्या वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेस के रूप में किस प्रकार की सामग्री उपयोग करते हैं। वेजेस में देखो बम्बो पंबो को प्रयोग करते हैं खाली जगह को भरने के लिए। 162 का सी। अब 163 देखिए कि आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। क्या आपूर्ति देने से पहले पोलैरिटी टेस्ट होना चाहिए, उसका कौन सा पोलैरिटी टेस्ट होना चाहिए। 163 का बी। अब देखिए 164 में क्या करा है कि वाई द रोटर आर द माउंट ऑफ द स्लाइटली स्क्यूड पोजीशन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो क्यों करते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मली क्या हो सके, टॉर्क प्रोड्यूस्ड हो सके यूनिफॉर्मली। ओके, रोटर फील्ड और टॉर्क दोनों चीज एकदम मिल सके, और कोगिंग को भी कम कर देता है। ओके, क्या चीज, कोगिंग को भी। कोगिंग को तो ऑप्शन है नहीं इसमें, कौन सा ऑप्शन है, डी वाला। तो 164 का डी। 165 देखिए, 165 में क्या है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को नो लोड टेस्ट से कौन सी हानियां निर्धारित होती हैं। तो नो लोड टेस्ट से कौन सी हानियां, 165 नो लोड टेस्ट से कौन सी हानियां निर्धारित होती हैं। नो लोड है, नो लोड में देखो आयरन लॉस होता है, ठीक है। 166 में कौन सा ऑप्शन होगा। देखो पहले आज ये पढ़ लो क्वेश्चन कि थ्री फेज मोटर की गति को निर्धारित करने के लिए कि कौन सी
विधि केवल 2 गति प्रदान कर सकती है। कौन से? देखो क्या हो सकता है इसका, चेंजिंग द नंबर्स ऑफ स्टेटर पोल्स, केवल स्टेटर पोल्स को आप चेंज करोगे तब 2 गति आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि या तो पोल 4 होंगे या 6 होंगे या 2 होंगे। ठीक है। 167 में क्या है, देखो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का बाउंड रोटर जो कि स्लिप रिंग वाला है, क्यों फिट क्या होता है उसमें, क्या चीज फिट होती है? देखो क्योंकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क दोनों चीज को क्या कर सकते हैं हम, अचीव कर सकते हैं। तो 167 का डी आंसर। 168 में क्या है, स्वचालित स्टार्ट डेल्टा, मतलब ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या होता है, मतलब टाइमर क्या करता है, वो क्या करता है, वो चेंजिंग तो करता है। टाइमर का प्रयोग क्या होता है, पहले वो स्टार में चलाएगा, उसके बाद वो डेल्टा में कर देगा ऑटोमेटिक। तो 168 का सी आंसर। 169 क्या होगा, देखो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस। देखो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जहां पर भी मेजर करने के लिए कहा है, सीधा सीधा आग में इसके कहां लगा देना, मेगर पे। 169 पे ए। अगर ये चित्र आपको दिखाई दे, सीधे सीधा पोलैरिटी पे लगा देना, किस पे, पोलैरिटी ए। ये पोलैरिटी टेस्ट होती है। ओके, देखो 171 में क्या करा, स्टार्टिंग करंट 3 फेज इंडक्शन मोटर की क्या होगी, कितनी होगी, 5 से 6 गुना होती है। कितनी, 5 से 6 गुना 171, उसके बाद 1.5 गुना लेता है बस वो। 172 देखिए, 172 में क्या करा है कि स्टेटर वाइंडिंग में 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति, स्टेटर वाइंडिंग में ध्यान रखना, स्टेटर वाइंडिंग 3 फेज गति को नियंत्रित करने में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, हमेशा फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं उसकी, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज करके करते हैं। 172 का डी। अब देखो ये क्या होता है, ये कैस्केड कनेक्शन होता है, कौन सा, कैस्केड कनेक्शन होता है, तो ए आंसर है इसका। ध्यान रखना ये पूरा सिस्टम कैस्केड किस कनेक्शन का है, 173 का ए आंसर। अब 174 देखिए, 174 में क्या कहा है कि 3 फेज स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या होगा। इसका मतलब कह रहा है कि जो स्टार्टर होते हैं उसके अंदर 2 सर्किट कार्य करते हैं, तो कौन कौन से करते हैं, तो कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट। मैंने जो है ना ऑफलाइन क्लास में आपको बता रखा है, इसका बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है तीनों स्टार्टर के बारे में। तीनों वैसे 5 प्रकार के हैं, तीनों स्टार्टर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। 174 का डी। 175 देखिए, 175 में क्या कर रखा है, लेथराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है, लेथराइट पेपर मुख्य गुण कौन सा है बताइए। भाई सीधी सी बात है, वो क्या करेगा, या तो एजिंग और क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दोनों चीज होती है उसकी अच्छी होती है, मतलब एजिंग इफेक्ट देखने को कम मिलता है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होती है। 175 का डी, लेथराइट पेपर, ध्यान रखना। अब देखो 176, कुंडली और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग का इंसुलेशन सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो कॉटन का प्रयोग नहीं करते, एम्पायर का भी प्रयोग नहीं करते हैं, टेरेलिन एक नई मतलब टेरेलिन प्रकार की कहते हैं, टेरेलिन थ्रेड्स का। 176 का सी ही आंसर है। अब देखो 177 में क्या कहा है, 177 में कहा है कि एसी वाइंडिंग में कपिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। 177 का देखो फाइबर ग्लास टेप का प्रयोग एसी वाइंडिंग में कपिंग के लिए किस प्रकार का उपयोग, फाइबर ग्लास का नहीं करेंगे, रेदराइट का नहीं करेंगे, एम्पायर फाइबर ग्लास का नहीं करेंगे, बेस्ड ऑन एडहेसिव टेप का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वाइंडिंग वगैरह क्या जो बाहर चीज ना निकले। ओके, 177 का डी। 178 में क्या है कि रेफर करने, बताओ ये एसी वाइंडिंग, तो नंबर ऑफ, अच्छा कोइल, ये कहना चाह रहा है कि कोइल क्या होती है, बस सीधी सी बात है ना, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टर इन सीरीज, सारे कंडक्टर क्या करते हैं सीरीज में कनेक्ट हो जाते तभी तो बनती है कोइल। तो 178 का ए। अब देखो 179 क्या करा है, 179 में किस प्रकार के एसी वाइंडिंग के विभिन्न पिचों पर कुंडली पर पोल पर फेज की संख्या 1 से अधिक होती है, तो ऐसी कौन सी वाइंडिंग होती है जिसमें 1 से अधिक होती है, तो वो होती है फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग। ध्यान रखना 179 का डी। अब 180 देखो, 180 में क्या कहा है, देखो 36 तो आपको स्लॉट्स दे दिए, स्लॉट्स की संख्या, और 36 कोइल ही दे दी, और 4 आपको पोल दे दिए, और क्या कहना चाह रहा है कि 3 फेज डबल लेयर वाली वाइंडिंग के लिए कोइल की संख्या
पर कला पर पोल, ये ज्ञात करना है। मतलब ये बहुत आसान है। देखो क्या चीज कहना चाह रहा है, डबल लेयर के लिए कह रहा है। वैसे आप जानो, देखो कोइल पर पोल पर फेज होता है, कोइल पर पोल पर फेज। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, देखो यहाँ पर कहा है पोल 3 फेज लोड्स के लिए वाइंडिंग, कोइल पर पोल, यहाँ पे 3 फेज डबल लेयर परतों के लिए वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो देखो कोइल्स को रखो आप इधर, कोइल्स की संख्या रखो। देखो 36 क्या है, कोइल्स है 36। पोल कितने हैं, 4 हैं। और 3 फेज है, 4 दिया 12, 12 दिया 36, मतलब कि 3। इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, पोल कहा है बस केवल, तो 180 का ए आंसर आएगा। अब 181 देखिए, 181 में कहते हैं ये हैंड का है, हैंड वाइंडिंग होती है, मतलब हैंड से करने वाली वाइंडिंग। 181 का ए। अब 182 देखिए, 182 में क्या होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर, और वो भी कौन सी, स्लिप रिंग वाली। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्ट का प्रयोग करते हैं। भाई रोटर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करके, जहां पर स्लिप रिंग है आके बेच के क्या लगा देना वहां पे, जहां पर रोटर के अंदर रेजिस्टेंस इंक्लूड हो, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्ट। 182 का बी। 183 देखिए आप, 183 में क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कूलेंट। तो कूलेंट का फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड्स इंसुलेशन अराउंड द फील्ड। बिल्कुल ठीक है एकदम, ए आंसर है इसका, 183 का ए। 184 देखिए कि किस प्रकार के वाइंडिंग तार को ये सबमरीन पंप मोटर की वाइंडिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे अच्छा इंसुलेशन जो होता है ना, वो पीवीसी कवर्ड होता है, तो उसे पीवीसी कवर्ड वाला टाइप का सबमरीन पंप मोटर के लिए वाइंडिंग करने के लिए प्रयोग होता है। 184 का ए। अब 185 देखिए, 185 में क्या कहा है कि एसी मोटर में लंबी कोड वाइंडिंग ना करने का क्या कारण होता है। लंबी कोड मतलब लॉन्ग, उससे क्या हो जाएगा, लंबी कोड वाइंडिंग करेंगे तो ज्यादा वायर का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए शॉर्ट कोड या फिर शॉर्ट पिच वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। 185 का क्या होगा, सी आंसर होगा। अब 186 देखिए, 186 में क्या है, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग हैज मोर स्पेस फॉर कूलिंग। शीतलन के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो बताइए क्या, इसका आंसर लगा लो आप सी। कौन सा, बिटवीन ओवर हैंगिंग कोइल्स एंड योक। क्या आंसर होगा इसका, सी आंसर होगा इसका, 186 का सी। अब बताओ जरा 187 वाला देखिए, देखो पैनल लिखा है, पैनल बोर्ड कहाँ पे उपयोग होता है। पैनल बोर्ड क्या, देखो जगह पर 3 फेज सिस्टम हो ना, वहां पर होता है, वो भी डोमेस्टिक वायरिंग हो, चाहे घरों की वायरिंग हो, चाहे इंडस्ट्री, जहां पर क्या हो 3 फेज सिस्टम हो, पैनल बोर्ड्स का प्रयोग करते हैं वहां पे। अब देखो 188 में क्या कहते हैं, आपको देखो स्पीड दे दी एनआर की, सॉरी ये एनआर की वैल्यू है, एनआर की वैल्यू है, और ये पी की वैल्यू दे दी पी। आपको क्या बलाघूर्ण ज्ञात करने के लिए कह रहा, बलाघूर्ण क्या होता है, टो। क्या होता है, टो बराबर पी बाय ओमेगा होता है। क्या, पी बाय ओमेगा। इसको मैंने बता रखा है, एचपी में है, पहले वाट में बदलना पड़ेगा। वाट में बदलने के लिए क्या, जितनी वैल्यू इसकी दी हुई है 7.5 जैसे दे रखा है एचपी, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बस 735.5 से, 735.5 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको ऊपर रख देंगे। उसके बाद ये जो ओमेगा है, क्या है ये ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 पाई एफ। क्या होती है, 2 पाई एफ, सॉरी 2 पाई एफ कह दो, या फिर n/60, n/60 कहते हैं, एन आर बाई 60। ये 2 है, ध्यान रखना, 2 पाई NR बाई 60। अब NR की वैल्यू भी दे रखी है आपको, देखो 1440 RPM। जब इसमें रखोगे तो इसमें W की वैल्यू, मतलब ओमेगा की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, ओमेगा को यहाँ रख देना, तब टॉर्क की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो टॉर्क की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 36.6, 188 का डी आंसर। 189 देखिए कि ये बस ये चित्र ध्यान रखना आप, अगर आपको इस प्रकार का चित्र दिखाई दे तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, कॉइन स्लॉट को। ओके, 190 में क्या कहा है कि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। समझ में आया ना। तो देखो क्या होता है, स्टार्टर का प्रयोग इसलिए करते हैं रोटेशन, जिससे कि उसका टॉर्क क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। मैंने बता रखा है आपको। देखो 191 देखिए आप, 191 में क्या कहा गया है कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 फेज
3 फेज की स्लिप रिंग इंडक्शन, केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में करना है, जहां पर रोटर रेजिस्टेंस हो वहां पर आंख मीच के लगा दो। बी 191 का बी। अब ये बताइए, ये नेम बताओ इस वाली वाइंडिंग का क्या होगा। ये स्क्रूड वाइंडिंग होती है, कौन सी, स्क्यू वाइंडिंग। इसका ए आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए आंसर। अब 193 देखिए, 193 में क्या होगा, 3 फेज मोटर। नाम बताना है आपको जिसमें कोयल पिच कम होगी पोल पिच से। देखो कोयल पिच को कहते हैं वाईसी, और ये कम होनी चाहिए किससे, पोल पिच से। अब ये कम होगी तो इसका मतलब शॉर्ट पिच वाइंडिंग हो गई, क्या हो गई, शॉर्ट पिच, या फिर शॉर्ट कोट वाइंडिंग होगी। 193 का डी आंसर। 194 देखिए, 194 में विच इज द डिटरमाइन द 3 फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग, मतलब 3 कला कंसेंट्रिक वाइंडिंग का अवगुण, मतलब दोष कौन सा है, बताइए कौन सा दोष होगा इसका। इसका दोष होगा नॉट इजी टू मेक द कनेक्शन, ये नहीं होगा। मोर डिफिकल्ट टू शेप द कोइल्स यूनिफॉर्मली, मतलब कोयल को असमान रूप से आकार देने के लिए और अधिक कठिन नहीं। स्टेपर फ्रॉम इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या क्या है, विच इज द डीमेरिट, अवगुण 3 फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग का, इसका अवगुण यही होता है कि स्टेपर फ्रेम इज रिक्वायर्ड। क्या होता है, स्टेपर फ्रेम इसमें रिक्वायर्ड होता है। ओके 190 का 194 का बी। अब यहां देखिए आप क्या है, 195 में क्या कहा गया है, 195 में कहा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ डायग्राम, मतलब ये किस प्रकार के आपको चित्र का डायग्राम दिखाएगा जो कि 3 फेज मोटर की वाइंडिंग है एक प्रकार की, तो ये किस रिंग प्रकार का दर्शाता है, क्या है, रिंग प्रकार का। 195 का ए आंसर। 196 देखिए आप, 196 में क्या कहा गया है, तो कैलकुलेट द फेज डिस्प्लेसमेंट आपको ज्ञात करना है। आपको क्या दे रखा है, और यहां तक ध्यान रखना है, देखो स्लॉट्स 3 फेज है, स्लॉट्स की संख्या 36 दे रखी है और 12 कॉइल्स दे रखे हैं। अब 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग, कितनी, 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग आपको दे रखी है। तो आप क्या, आपको क्या दे रखा है, फेज डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है टर्म्स ऑफ स्लॉट्स में। तो आपको स्लॉट्स पर पोल बताया था, स्लॉट्स पर पोल, स्लॉट्स कितने दे रखे हैं, देखो 3 फेज का है, ध्यान रखना। स्लॉट्स कितने, 36 स्लॉट्स पर पोल पर फेज। स्लॉट्स पोल कितने हैं, 4, और फेज कितना हो गया, 4 3 4 या 12। देखो इसमें क्या कहा गया है कि एक डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है, मतलब फेज डिस्प्लेसमेंट आपको ज्ञात करना है इन टर्म ऑफ स्लॉट्स, मतलब स्लॉट्स के टर्मों में। जैसे एक स्लॉट्स यहां पर हो गया, एक स्लॉट्स यहां हो गया, एक स्लॉट्स यहां, तो इनके बीच का फेज डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, तो जितने भी स्लॉट्स दिए हैं उन सबको, जितने भी स्लॉट्स दिए हैं वो कितने दिए हैं, 36, इसे भाग कर दोगे पोल से, कितने पोल्स, मतलब 4 दे रखे हैं, ठीक। और क्या होगा, नंबर ऑफ पोल्स पर फेज कितना होगा, ये 3, मतलब कि नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज आ जाएगा, मतलब एक फेज और एक पोल के अंदर जितने भी स्लॉट्स बचेंगे वो यहां पर आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, कितना, 3 आंसर आ जाएगा। लेकिन 3, अब देखो एक स्लॉट्स के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग के अंदर क्या होता है कि एक स्लॉट्स के अंदर क्या होता है, 2 कॉइल साइड डाली जाती है, कितनी, 2 कॉइल साइड। तो उसी प्रकार से इसके अंदर क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, कितना, 6 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 196 का सी आंसर हो जाएगा। अब देखो 197 में देखना कि कोइल पर पोल कला की संख्या, देखो विच टाइप ऑफ एसी मोटर वाइंडिंग हैविंग द नंबर ऑफ कोइल्स पर पोल पर फेज इज मोर देन द वन अरेंजमेंट इज डिफरेंट टू द स्लॉट्स। आया समझ में, तो इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि ये क्या कहना चाह रहा है कि एक स्लॉट्स, मतलब ये है कि एक स्लॉट के अंदर, एक स्लॉट के अंदर इस प्रकार से वाइंडिंग गई, तो उसके पीछे वाला जो स्लॉट्स होगा जस्ट, तो वो वहां से होकर जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वाले स्लॉट्स में जाएगा। इस प्रकार की वाइंडिंग को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहते हैं। ओके 197 का सी आंसर। अब यहां देखिए 198 में कह रहा है कि ये बताइए किस पर, ये जो टेस्ट है ये वाइंडिंग का किस प्रकार, किस नाम को या फिर किस टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस टेस्ट होता है। कौन सा, रेजिस्टेंस। पहले इस वाले रेजिस्टेंस को टेस्ट करेंगे यहाँ पे मेजर करके, फिर इस तार को यहाँ लगाएंगे, इस तार को तो यहीं फिक्स रखेंगे,
फिर स्टार को यहाँ लगाएंगे, स्टार को यहाँ, स्टार को यहाँ, ऐसे करके मेजर करेंगे। ओके, तो ये का रेजिस्टेंस वाला होता है 198 का बी। अब देखो 199 का क्या हो जाएगा, देखो स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्प्रिंग के इंडक्शन मोटर की स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया जाता है? भाई स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के, टू गेट द हाई स्टार्टिंग टॉर्क, यही होगा इसका भी आंसर। अब देखो 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 200 क्वेश्चन का जो लास्ट मतलब जो 200 क्वेश्चन है 200 नंबर का, ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्ट किया जाता है, ओपन सर्किट है, तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसको? रोटर की वाइंडिंग को खुला छोड़ देते हैं तब क्या प्रभाव पड़ेगा? कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा? भाई सीधी सी बात है, जब रोटर की वाइंडिंग क्या होगी, खुली होगी, तो उसमें कोई इंडक्शन होने का ही नहीं, मतलब इंडक्शन तो होगा, ईएमएफ भी प्रोड्यूस्ड होगा। क्या होगा? ईएमएफ भी प्रोड्यूस्ड होगा, बट करंट, लेकिन करंट प्रवाहित नहीं होने की, जिसके कारण क्या? फ्लक्स नहीं बनेगा। फ्लक्स बनेगा तभी तो मैग्नेटिक लॉकिंग जाएगी और रिलेटिव स्पीड आएगी। तो इसका मतलब ये सब चीज है ही नहीं, तो मोटर रन ही नहीं करने का। ठीक है, तो 200 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ए। तो देखो अब क्या है कि ये क्वेश्चन हो चुके हैं तुम्हारे इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के, जो एक भारत स्किल की पीडीएफ थी जिसे थर्ड सेमेस्टर की कहते हैं, उसके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। इनको बहुत जल्दी से आप इसी प्रकार से 2K या फिर 2 गुना वाली स्पीड पे करके आप इसको अच्छी तरीके से रट लो। जिनका भी एग्जाम है इसमें से लगभग 70%, 50 से 70% क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आपका बन जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें 200 से लेके 300 मतलब 201 से लेके 300 तक उसमें क्वेश्चन होंगे। ओके, और हो सकता है कि नेक्स्ट वाली क्लास आपकी मैराथन की हो, उसमें इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के सारे एमसीक्यूज में करा दूं, जितने भी आपके भारत स्किल में हैं और जो आपके आने वाले हैं एग्जाम में, किसमें? सीबीटी एग्जाम जो आपका है ट्रेड थ्योरी का, उसमें। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।